ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम आपके सामने एक एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं और वो है डीप सी फिश कंजर्वेशन पे। डीप सी फिश कंजर्वेशन पे जो एडिटोरियल आया है, इसमें हम क्या बातें देखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंट आदेश है पर सीन फिशिंग पे। तो ये पर सीन फिशिंग क्या होती है? ये बड़े बड़े जो नेट्स यूज़ करते हैं फिशरमैन, उससे मरीन बायोडाइवर्सिटी को बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उससे उसके अराउंड कुछ और भी कंसर्न्स हैं जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। साथ में हम यूएन क्लोज के ऊपर थोड़ा डिस्कशन देखेंगे। यूएन क्लोज में किस तरीके से टेरिटोरियल लिमिट्स डिसाइड की जाती हैं, सेट की जाती हैं। विल ऑल्सो चेक दैट। अलॉन्ग विद दैट इसके क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं अगर हमें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, और हम आपको लास्ट में एक मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। तो ये एडिटोरियल आया है आज के न्यूज़पेपर में और ये अनवर सादत द्वारा लिखा हुआ है। ये इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर हैं, तो इनका जो ओपिनियन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्रक्स ऑफ द मैटर में ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द पर्स सीनर्स ऑफ तमिलनाडु मस्ट नोट दैट फ्रीडम इन अ कॉमन्स ब्रिंग्स रूइन टू ऑल। फ्रीडम इन कॉमन्स का मतलब ये है कि अगर सबको आज़ादी दे दी गई फिशिंग करने की जिस तरीके से आप लोग करते हैं, तो सभी की बर्बादी है इसमें, और हमें कंजर्वेशन मेजर्स के साथ कंप्लाई करना चाहिए। मामला क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑब्वियसली ये मैटर गया था जहाँ पे लाइवलीहुड की बात हो रही थी, छोटे मछुआरों के लाइवलीहुड की बात हो रही है। अब लाइवलीहुड सीधे उनकी लाइफ से रिलेटेड है, विच इज़ आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम फैसला दिया था जहाँ पे उन्होंने मना किया था पहले तमिलनाडु के फिशरमैन को, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है फिशरमैन को तमिलनाडु के। और कैसे? बड़े बड़े मछुआरों को, जिनके पास बड़ी बड़ी बोट्स हैं, बड़ी नेट्स हैं। तो और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये जो बड़े मछुआरे हैं सिर्फ मंडे और थर्सडे को सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में ही फिशिंग कर पाएंगे। लेकिन ऑथर का मानना है कि ये काफ़ी नहीं है, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। तो क्या होती है पर सीने फिशिंग? देखिए, ये होती है पर सीने फिशिंग। पर सीने का मतलब एक तरीके से यही है कि आपके पास एक बहुत बड़ी नेट है, उस नेट में ये नेट की ये जो लेंथ होती है, ये कभी कभी 2000 किलोमीटर होती है, 2000 मीटर होती है, यानी 2 किलोमीटर। और जो इसकी डेप्थ होती है वो लगभग 200 मीटर होती है। तो इतनी बड़ी नेट आप बिछाते हो जब समुंदर में, तो मछलियों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स आ जाते हैं जो एंडेंजर्ड हैं। आप कैसे छांटोगे कि यहाँ पे फिश क्या है, क्या दूसरे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, टर्टल्स कहाँ पे हैं? तो इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। प्लस सभी मछलियाँ गिनती के मछुआरे लेके चले जाते हैं और छोटे मछुआरों के पास कुछ बचता नहीं है फिशिंग करने के लिए, क्योंकि ये लाइफ फॉर्म है, इसको थोड़ा समय लगता है बनने में मतलब वहाँ पे पनपने में, वहाँ पे आने में। प्लस फिशेस भी अडॉप्ट करती हैं, जहाँ से वो बहुत ज़्यादा उनकी फिशिंग हो रही होगी वहाँ पे उस रीजन में वो जाती नहीं है। अब यूएन क्लोज की अगर हम बात करें तो यूएन क्लोज में जोन्स डिवाइडेड हैं, जहाँ पे सबसे पहला आपका टेरिटोरियल वाटर है, दूसरा कंटिगुअस जोन है, तीसरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और चौथा आपका इंटरनेशनल वाटर्स है, और एक इंटरनल वाटर्स भी होते हैं इसमें। तो यूएन क्लोज कहता है 12 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल में लगभग 2.25 किलोमीटर होते हैं। अब ये कहता है यूएन क्लोज में कि ये ज़मीन है, दिस इज़ लैंड। इफ़ दिस इज़ लैंड, तो फिर उससे 12 नॉटिकल माइल तक ये जो बाउंड्री है, यहाँ तक आपकी टेरिटोरियल लिमिट्स है। उसके बाद जो 12 नॉटिकल माइल्स है, यानी 0 से 24 नॉटिकल माइल्स तक, तो ये जो 12 नॉटिकल माइल है, दिस इज़ योर कंटिगुअस जोन। टेरिटोरियल वाटर्स आपका एक्सक्लूसिव होता है, यहाँ पे आपका पूरा ऐसे ही अधिकार है मानो कि ज़मीन का हिस्सा हो। कंटिगुअस जोन में आपके पास लिमिटेड पावर्स होती हैं, यहाँ पे कोई दूसरी फॉरेन कंट्री, इस रीजन में कोई दूसरा फॉरेन वेसल आपकी परमिशन के बिना नहीं आ सकता। एक्सक्लूसिव में कोई भी फॉरेन शिप पास कर सकती है, लेकिन यहाँ पे फिशिंग राइट्स हो गए, यहाँ पे पाए जाने वाले कोई रिज़र्व हो गया, मिनरल रिज़र्व हो गया, इस पे आपका एक्सक्लूसिव जोन है, ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी एक्सक्लूसिव होगी। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल जो शिप्स हैं वो बिना कोई एक्टिविटी किए चुपचाप से यहाँ से निकल सकती हैं, जिसको हम कहते हैं सेफ पैसेज। तो सेफ पैसेज इज़ अलाउड, ठीक है। और उसके बाद ये सब इंटरनेशनल वाटर्स है, यहाँ पे आपके पास किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं रहता है।
याद रहेगा आपको। तो ये पांच जोन्स, क्या बेसिकली 4 बड़े जोन्स और एक छोटा इंटरनल वाटर्स का जोन यूएन क्लोज डिसाइड करता है। अब इस पूरे एडिटोरियल में कंसर्न्स क्या रेस किए गए हैं, तो कंसर्न्स जो रेस किए गए हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरीके से आपने रेगुलेट किया है चीज़ों को, वहाँ पे कंजर्वेशन की बात कम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रांसपेरेंसी मेजर्स पे ध्यान दिया है, और देना भी चाहिए। ऑथर कह रहा है कि मेन कंसर्न ये है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। कभी मान लो श्रीलंका के साथ अगर हमारा तमिलनाडु एरिया में कन्फ्लिक्ट आ जाए फिशिंग के साथ, तो कैसे करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रांसपेरेंसी मेजर्स हैं जो कि मेन मुद्दा है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट को इंटरनेशनल कन्वेंशंस और दूसरे जो रेगुलेशंस है, रीजनल रेगुलेशंस है, उनसे प्रेरणा लेके लॉ बनाना चाहिए। दूसरा इशू जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ मरीन फिशेस का, जहाँ पे जो फिशिंग प्रैक्टिस है ये हार्मफुल है, तो मरीन फिशेस को बचाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है जो ट्रेडिशनल हमारे फार्मर्स हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे फिशरमैन हैं, फार्मर्स कह रहा हूँ, फिशरमैन जो हैं, जिनके पास छोटी नाव हैं, छोटी नेट्स हैं, उनकी लाइवलीहुड खतरे में है। तो ये हमारे 3 प्राइमरी कंसर्न्स हैं जो कि पर्ल सीने फिशिंग की वजह से आते हैं। अब मोटिवेशन के लिए कहते हैं कि अगर आपको समझना है कि किस तरीके से फिशिंग प्रैक्टिस को रेगुलेट किया गया, तो साउथ पैसिफिक फोरम के तारावा डिक्लेरेशन से आप समझ सकते हैं, जो कि 1989 में अडॉप्ट किया गया था। ये ऑब्वियसली पैसिफिक ओशन के अराउंड फिशिंग को रेगुलेट करता है। कहता है कि ये जो है रेगुलेशन, ये सीन फिशिंग को बैन कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से मरीन रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जा रहा है। तो सजेशन हमारे लिए ये है कि इसी के आधार पे हमें हमारे भी फिशिंग मेथड्स को रेगुलेट करना पड़ेगा। ये डेज डिसाइड करके, कम ज़्यादा करके कुछ नहीं हो पाएगा। आपको फिश कैच कोटास जो होते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी बात की गई है। फिश को कैच करने के कोटा लगा दीजिए, या तो यहाँ पे वेट्स के हिसाब से और साइज़ जो है आपकी बोट का और आपकी नेट का, वो डिसाइड कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फिश कैच कोटा लगाया, लेकिन डेज के टर्म में लगाया, जो कि ऑथर कह रहा है कि इनसफिशिएंट है। आपको फिशिंग मेथड्स रेगुलेट करने हैं, किस दिन फिशिंग होगी ये नहीं बताना था। तो ऑथर के हिसाब से ये जो एक्टिविटी है ये कोस्टल स्टेट कर सकता है एज पर यूएन क्लोज, ठीक है। यूएन क्लोज भी अलाउ करता है फिश कैच कोटास लगाने के लिए। तो जो मेजर इशू इसमें कंजर्वेशन से रिलेटेड है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का है, जो कि गलती से कई बार जाल में फंस जाते हैं, बाय कैच हो जाते हैं। ये मरीन कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एक बहुत डेंजरस एक्टिविटी है, मरीन कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो कौन से फिशिंग मेथड्स हैं, वो कौन से फिशिंग मेथड्स हैं जिनकी वजह से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ट्रैप हो सकते हैं। तो उनको आप नॉन सेलेक्टिव फिशिंग मेथड्स डिक्लेयर कर दीजिए। हाउएवर एक डिफरेंस आता है, जैसे कि पैसिफिक में इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑब्वियसली ये बनाया। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को, अपने ट्रेडर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, अपने रीजनल कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, एशियन कंट्रीज़ को उन्होंने सेम ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो ऑथर का सजेशन भी ये है कि कंट्रीज का जो ट्रीटमेंट हो फिर वो होमोजिनस हो, एक जैसा हो, ऑफ ऑल कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लॉ इट मस्ट बी एंश्योर्ड। तो इसका मतलब कौन सा इंटरनेशनल लॉ, यूएन क्लोज के अंदर अगर आप कोई भी रेगुलेशन, सब रेगुलेशन जो भी बना रहे हैं, तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और सभी के लिए एक समान होना चाहिए। ये यूएन क्लोज क्या है, ये 1982 में अडॉप्ट किया गया, 1994 में एनफोर्स किया गया। ये लीगल ऑर्डर्स तय करता है इंटरनेशनल फॉर सीज एंड ओशंस, याद रहेगा, फॉर सीज एंड ओशंस। इंडिया ने यूएन क्लोज के आधार पे अपना सागर विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। यूएन क्लोज ने 4 जेनेवा कन्वेंशंस को रिप्लेस किया था 1958 में, और ये फ्रेमवर्क सेट करता है कि किस तरीके से कंट्रीज का जुरिस्डिक्शन है उनके आसपास के समुद्री पानी पे, अराउंड मैरीटाइम स्पेसेस, ठीक। और आपको एक चीज़ ये समझना है कि फिश जो है ये कॉमन रिसोर्स है, ये समुद्री तट पर रहने वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं, ये मछुआरे भी यूज़ कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट भी इनको वो कर सकती है। तो फिश एक कॉमन रिसोर्स है, लेकिन फिशिंग कॉमन रिसोर्स होने के बावजूद भी एक ओवर एक्सप्लॉयटेड है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको रेगुलेट करें। अब आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो ये स्टेटमेंट है, और ये GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में आप पढ़ते हैं। यहीं से क्वेश्चन आपको GS3 पे भी आ सकता है, पर GS3 पे जो क्वेश्चन है उसके बनने की चांसेस कम है। क्वेश्चन ये है कि USA, चाइना, जापान, इंडिया
and other signatories of UN clause have conflicting views over their sovereign rights on marine spaces. करेक्ट, ये इन द लाइट ऑफ रीसेंट इंसिडेंट्स, ये स्टेटमेंट है आपके सामने, और कह रहा है कि इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट इंश्योर हाउ इफेक्टिव आर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर यूएन क्लोज. सो ऑल दैट यू हैव टू फोकस इज कि यूएन क्लोज के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होगा. राइट, सो यू कैन राइट डाउन अ शॉर्ट कॉमेंट रिगार्डिंग आपके हिसाब से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए वो कौन सी बॉडी है और किस तरीके से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है. प्लस आप यूएन क्लोज के पॉजिटिव्स और निगेटिव्स दोनों को बता सकते हैं. तो आपको ये एडिटोरियल कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले एडिटोरियल एनालिसिस में. टिल देन हमारे साथ बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि शॉर्ट में एडिटोरियल हम यहाँ पे डेली डिस्कस करते हैं.